मिनी क्ले ब्रिज व्हीकल्स। जंबलपुर के पास के ही पहाड़ी गुफा में चोरों का एक समूह हुआ करता था। उस समूह के सरदार का नाम डाकू नरसिंह और उसके बेटे का नाम शिवा था। शिवा शरीर से तो बड़ा हो गया था, लेकिन दिमाग से बिल्कुल ही बच्चा था। एक दिन नरसिंह गुफा में रखे हुए टेबल पर मिनी क्ले मॉडल को दिखाते हुए, मूर्खों, मैं पहले स्कूल में टीचर हुआ करता था, लेकिन मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, तो मैं चोर बन गया और उसके बाद डाकू। इसलिए मैं जो भी समझाता हूँ सबको साफ साफ समझ में आ जाता है, इसलिए ध्यान से सुनो। देखो, कल हम इस बैंक में लूट करने वाले हैं, इस गड़बड़ झाला बैंक में। इस बैंक के पीछे हमारी एक कार खड़ी रहेगी। पहले तुम लोग कस्टमर की तरह इस गाड़ी से जाओगे, फिर इसी के जैसी एक और कार वहीं खड़ी रहेगी जिसका नंबर प्लेट भी सेम होगा और कलर भी। तुम सब बैंक लूटने के बाद पीछे वाली कार से भाग जाना और कुछ लोग दूसरी कार से भागते हुए पुलिस का ध्यान भटकाएंगे। इस तरह पुलिस को अपने पीछे भगाना और उसका ध्यान भटकाना होगा, समझे? ये सब सुन सभी डाकू तालियां बजाने लगे। तभी शिवा, अरे डैडी, आप डाकू कैसे बने समझ नहीं आया। आपके असिस्टेंट के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, हमारे पास तो घोड़े हैं ना, तो कार क्यों कह रहे हो? शाबाश बेटा। क्यों भाई, तुम लोग सोचते हो कि मेरा बेटा होशियार नहीं है? जो दिमाग आप लोगों का नहीं चला उसे मेरे बेटे ने पूछा। मेरे बेटे, गुफा के बाहर नई कार नहीं देखा क्या तुमने? आज ही नई कार डिलीवर हुई है। अब से हम घोड़े नहीं, सिर्फ कार चलाएंगे, कार। सारे चोर अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं और सर नीचे झुका के खड़े रहते हैं। फिर सबने बाहर आकर देखा तो वहाँ एक जैसी दो कारें थी। अरे डैडी, ये कार बहुत मस्त है डैडी, मुझे इसे चलाने का मन कर रहा है, कल मैं भी चोरी के लिए जाऊंगा, प्लीज डैडी। नहीं बेटा, अभी नहीं, तुम्हें अभी और ट्रेनिंग देनी है, उसके बाद ही तुम भी डकैती पे जाना। तभी एक डाकू दूसरे डाकू से, मुझे तो अपने सरदार और उसके बेटे पे बहुत गुस्सा आ रही है, अगर ये हमने पूछा होता तो हमको डांट देता। सरदार सोचता है कि उसका बेटा बहुत बुद्धिमान है, ये उसे महान बना के हमें नीचा दिखाना चाहता है। उधर घर के अंदर आकर शिवा वहाँ पर टेबल पर मौजूद खिलौने के साथ खेल रहा था तो उसकी माँ उसे खाना खिलाने लगी। वाह, कार वाला खिलौना तो मस्त है, ये देखो, पुलिस की कार को ठोक दिया, हा। और वो दोनों कार को आपस में लड़ा रहा था। तभी उसकी माँ, अरे बेटा, इसे अगर बिगाड़ दिया तो तेरे पिताजी का प्लान बिगड़ जाएगा, खूब गुस्सा करेंगे, तू ये सब छोड़ और ले खाना खा। और ये कहकर शिवा की माँ उसे खाना खिलाने लगी। अगले दिन प्लान के अकॉर्डिंग चोर बंदूक दिखाकर बैंक को लूट लेते हैं। पुलिस कार उनके पीछे पड़ जाती है। चूंकि रास्ते में दोनों कार एक जैसी होने के कारण दरोगा को पता नहीं चल पाता है कि कौन सी कार का पीछा किया जाए और वो सर पकड़ लेता है। इस तरह माल लूटने वाली कार बच निकलती है और पुलिस दूसरी वाली कार का पीछा करके बेवकूफ बन जाती है। आखिरकार माल लूट कर लाने वाले डाकू गुफा में लौट आते हैं, जिस पर उनका सरदार उनकी कोई तारीफ नहीं करता है और कहता है, अरे मेरे मूर्ख डाकुओं, अगर तुमको लग रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो पा रहा है तो तुम बेवकूफ हो। उल्टा तुम लोग तो लेट आए हो, 1.5 घंटा, कभी टाइम पे नहीं आ पाए। ये सब सुन चोरों को खूब गुस्सा आती है। कुछ दिन बाद डाकू नरसिंह, मेरे मूर्ख डाकुओं, इस बार ट्रक से पैसे चुराने होंगे, नया ट्रक खरीदा हूँ। तुम लोग चोरी करने के बाद ये देखो, इस क्ले ब्रिज को पार करना होगा, वहाँ तुम लोगों के लिए कार तैयार खड़ी होगी। ट्रक में कुछ लोग रुक जाएंगे, बाकी के कुछ लोग कार में चढ़ेंगे, समझे? तभी एक डाकू बोलता है, अरे नरसिंह दादा, हम सब ट्रक में भी तो जा सकते हैं, तो फिर अदला बदली क्यों? तभी शिवा बोलता है, ओहो, कितना इडियट हो तुम लोग, अगर डैडी जी के कहे के अनुसार करोगे तो कुछ पुलिस वाले ट्रक के पीछे पड़ जाएंगे तो कुछ पुलिस वाले कार के पीछे पड़ेंगे, इस तरह वो कमजोर पड़ जाएंगे। इतना भी नहीं समझते तुम लोग। और एक बात, ये जो क्ले ब्रिज दिख रहा है तुमको, ये मॉडल है, वहाँ छोटा क्ले ब्रिज ना ढूंढने लग जाना। डैडी जी, पता नहीं क्यों मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ पिताजी, प्लीज। ठीक है, जाओ, मगर संभल के। और अगले दिन वो लोग प्लान के अकॉर्डिंग बैंक से चोरी करते हैं। फिर जब ट्रक में जा रहे थे तो पीछे से पुलिस की जीप उनका पीछा कर रही थी। वो ट्रक को जल्दी से फ्लाईओवर ब्रिज से पार करा के नीचे उतारते हैं और देखते हैं वहाँ एक पुलिस की जीप खड़ी रहती है, जिसे देखकर अन्य डाकू, अरे छोटे साहब, यहाँ पुलिस की जीप है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अरे मूर्खों, मुंह बंद करो, गधे कहेंगे, इस कार
कार को पिताजी ने ही हम लोगों के लिए खड़ा किया होगा, जल्दी से सब लोग चढ़ जाओ इसमें। और ये कहकर तुरंत ही अपने पिता नरसिंह को फोन मिलाया। बेटा, मैं भी तुम्हें फोन मिलाने वाला था, वहाँ मौजूद कार जो है ना, ये वो बात कह ही रहा था। तब तक शिवा, अरे डैडी मुझे सब समझ में आ गया, आप बहुत महान हो डैडी, आप बहुत होशियार हो, क्या दिमाग लगाया है, पुलिस कार रखोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। और ये सोचकर वो तुरंत ही फोन काट देता है। अरे नालायक, मेरी पूरी बात तो सुनता, पुलिस कार मैं वहाँ क्यों रखूंगा, अरे वहाँ हमारी कार है ही नहीं, हमें आने में देर होगी ये कहने के लिए तो मैंने नालायक को फोन किया था, इस नालायक ने फोन काट दिया, सबसे बड़ा तो यही गधा है। उधर सारे डाकू पुलिस की कार में चढ़ के बैठ जाते हैं और आराम से पुलिस उनको पुलिस स्टेशन ले आती है और उन सब की खूब धुनाई करती है। फिर वो उनसे नरसिंह का पता पूछकर नरसिंह को भी पकड़ लाती है और उसकी भी खूब पिटाई करती है। बाद में नरसिंह शिवा को मारते हुए, अरे गधे कहीं के, बिना बात सुने हुए फोन काट दिया था तूने, तेरी वजह से जो कमाया सब खो दिया, और ये कहकर उसे खूब मारने लगता है। तभी एक डाकू, अरे तुम दोनों बाप बेटों की वजह से हम लोगों का जीवन खराब हो गया, मारो इनको, और उन दोनों बाप बेटों की खूब पिटाई होती है। किसानगंज नाम के एक गांव में मानिकचंद नाम का एक व्यापारी नया व्यापार शुरू करने के इरादे से एक जमीन खरीदा है। वहाँ वो एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई करवा रहा होता है। तभी उसे जमीन में से आवाज आती है, टाक टाक। जेसीबी के ड्राइवर ने तब उसे व्यापारी मानिकचंद को बुलाया और कहा, अरे सर, जेसीबी की खुदाई करने पर कोई टंग टंग आवाज आ रही है, लगता है जमीन के अंदर कोई धातु की वस्तु है, कहीं सोना तो नहीं? क्या सच में? जरूर कोई खजाना तो हाथ नहीं लगा है, हम उसे निकाल के आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, और अगर तुमने कोई आनाकानी करी तो मैं गवर्नमेंट और पुलिस में शिकायत कर दूंगा, जानते हो ना, वो आकर सारा खजाना ले जाएंगे और तुम बस देखते रह जाओगे। मानिकचंद जेसीबी ड्राइवर से, अरे ओ लालची, पहले खुदाई तो कर लो, क्या पता कोई बड़ा पत्थर हो। तब जेसीबी ड्राइवर खुदाई चालू करता है। फिर देखता है कि वहाँ एक पुराना खटारा बस पड़ा था और निराश होकर जेसीबी ड्राइवर बोलता है, अरे ये क्या, मैंने क्या क्या सपने सजा लिए थे कि सोना मिलेगा, खजाना मिलेगा और ऐश की अब जिंदगी जीऊंगा मैं, सारे सपनों की धज्जियां उड़ा दी तूने। खटारा बस, वैसे इस खटारा बस को किसने जमीन में गाड़ा होगा, एकदम मूर्ख ही इंसान होगा वो, इसे तो कोई कबाड़ी भी ना ले जाए। लेकिन मानिकचंद उससे रिक्वेस्ट करता है, अरे पहले इस खटारा बस को आप इस जमीन से बाहर निकलवाइए और उसके बाद जेसीबी की जरूरत पड़े तो खबर कर देना, चलता हूँ, राधे राधे। व्यापारी के बहुत बुलाने पर भी वो नहीं रुका है। मानिकचंद खुद ही में सोचता हुआ, वैसे इसे किसने गाड़ा होगा और क्यों, चलो कोई भी कारण हो पर इसे निकालना तो पड़ेगा ही ना, आखिर स्विमिंग पूल कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ पे। और ये कहते हुए वो बस के पास जाकर उस पर लगी मिट्टी को हाथ से हटाने लगता है। तभी वहाँ बस में प्रकाश चमकने लगता है। ये देख कर व्यापारी हैरान हो जाता है और अचानक से बस बोलने लगती है, अरे ओ व्यापारी, मैं एक जादुई बस हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी कद्र करनी होगी, मैं सिर्फ उन्हीं पे अपना आशीर्वाद बरसाता हूँ जो मेरा प्रयोग अच्छे काम के लिए करते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुम्हारे हाथ लगा हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई गलत काम में मेरे द्वारा कमाए पैसे लगाए तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। इससे पहले भी जिसने मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल किया था मैं उन्हें खा लिया और इसी डर से उस परिवार वालों ने मुझे यहाँ गाड़ दिया था। मानिकचंद व्यापारी ये सुनते ही थोड़ा डर गया था, फिर खुद को संभालते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं ये सोचने दो, फिर तुम बताना कि मैं समाज के लिए कौन कौन से अच्छे काम कर सका हूँ। जिस पर बस बोलती है, ठीक है व्यापारी, पहले मुझे एक बड़ी क्रेन मंगवा कर मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर उसके बाद मेरी अच्छे से मरम्मत कर रिस्टोर करना मुझे, इसके लिए तुम्हारे बहुत पैसे खर्च होंगे, तुम्हें अपना घर बार तक बेचना होगा, सब तुम्हें पागल समझेंगे पर तुम हिम्मत हारना मत, मुझे ठीक करा दो, फिर देखो मेरा जादू। व्यापारी ने बड़ी मशक्कत से बस को बाहर निकाला, फिर उसके रिस्टोरेशन के लिए एक बड़ी कंपनी को बस को सौंप दिया, कंपनी का मालिक खुद से। ये कोई पागल लगता है, पुराने बस को ठीक कराने की बजाय उसी पैसे से कोई नया बस खरीद लेता, मूर्ख। पता नहीं दुनिया में कितने बड़े पगलवे रहते हैं। सुना है इस पागल ने तो इस बस को ठीक कराने के लिए अपना घर बार तक बेच दिया।
इसीलिए इसके बीवी बच्चे भी इसको छोड़कर चले गए। पर हमें क्या, हमारा तो काम है, पैसे मिल रहे हैं बस। और ये कहकर गराज के आदमी बस को ठीक करने में लग जाते हैं और बस को एकदम बदल डालते हैं। बस चमचमा रही थी जब वो बस को उस व्यापारी को सौंपते हैं। मानिक चंद, ये लो, देखो तुम्हारा बस को मैंने एकदम दमादम चमका के टाइट कर दिया है। मेरी तो सलाह है अब तुम इस बस से कमाओ और जिंदगी भर जो तुमने कमाया था अब उसी को पूरा कर लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। सब तो तुमने बेच डाला अपनी कमाई। मानिक चंद उस रिस्टोर की हुई बस को लेकर गांव से बाहर दूर चला जाता है और बस से कहता है, अरे मैजिकल बस, ये लो भैया, तुमने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। जिस पर बस से आवाज आती है, मानिक चंद, तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं। तुमने मेरे लिए अपना घर बार जमीन जायदाद सब बेच डाला। अब मेरा जादू देखो। और कहते ही वहाँ पर एक अद्भुत पैलेस बनकर खड़ा हो गया। ये लो तुम्हारा पैलेस, इसमें अनंत संपत्ति है। अब तुम इसमें आराम से रहते हुए समाज की सेवा कर सकते हो और जब भी पैसे खत्म हो जाएं तो बस के अंदर चढ़ना, तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब मिलेगा। तब से वो व्यापारी उस पैलेस में रहने लगा। मानिक चंद को छोड़कर गए बीवी बच्चे भी वापस आ गए। उस मैजिकल बस को मानिक चंद ने पैलेस के बीचों बीच एक कांच के चैम्बर में रखकर रोज उसकी पूजा करने लगा और अपने गांव की मूल जरूरतें जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल आदि की वो पूर्ति करने लगा। साथ ही उसने कई सारे अनाथ स्कूल, कॉलेज आदि का निर्माण कराकर मुफ्त में भोजन की व्यवस्था करवाई। इस तरह वह गांव का एक नामी भला इंसान बन गया और मैजिकल बस के आशीर्वाद से उसने जीवन में खूब तरक्की करी।